हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको देखा था। फिर पार्ट 3 में हम लोगों ने जो यूपीएससी दूसरे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए या फिर ईपीएफ हो, उसके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग और हम लोगों ने सिविल सर्विसेज के सारे प्रीवियस ईयर ख़त्म कर दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कौन सी बात सही है। ये एनडीए या फिर नेवल एकेडमी एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फ्रीडम अंडर आर्टिकल इज नॉट एब्सोल्यूट। जो फ्रीडम है आर्टिकल 19 के तहत वो एब्सोल्यूट नहीं है। और दूसरा ये बोल रहा है रीजनल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल, यानी कि रीजनल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। आर्टिकल 19 हम लोगों को ये पता है कि आर्टिकल 19 14 21 गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है हमारे फंडामेंटल राइट के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये दो आर्टिकल हैं केवल और केवल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि एब्सोल्यूट है। कौन कौन से? आर्टिकल 17 और आर्टिकल 24। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया इनके ऊपर कोई भी रीजनल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और फिर अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल एग्रेशन के नाम पे तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। रीजनल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 में लगते हैं, बिल्कुल सही बात लगते हैं। आर्टिकल 19 में पहले 7 आर्टिकल थे, बाद में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ जो है राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। अब ये क्या है? हमारा लीगल राइट है। इसके ऊपर रीजनल रेस्ट्रिक्शन है तो बिल्कुल है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलता है, उसके ऊपर कई सारी रीजनल रेस्ट्रिक्शन है जैसे कि सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी हो गया, फिर फ्रेंडली रिलेशन हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। ये सारे इसके वो हैं रेस्ट्रिक्शन। रीजनल रेस्ट्रिक्शन मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, फंडामेंटल राइट की इसलिए इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूपीएससी का। 3-4 ऐसे टॉपिक हैं यूपीएससी के जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, शेड्यूल हो गया, या फिर पार्लियामेंट हो गया। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, इन 4 चीज़ों की हमारी वीडियो थोड़ी ज़्यादा आएंगी, वरना उसके बाद हमारा पॉलिटी वैसे भी मोर देन हाफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। सीडीएस 2023 का सवाल है, यानी कि जब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होता है तो कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते? हमें पता है दो ऐसे फंडामेंटल राइट है। कौन से? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 19 भी नहीं सस्पेंड होता, लेकिन आर्टिकल 19 तब सस्पेंड हो जाता है जब एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि वॉर वगैरह की बात होती है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। वैसे जो एब्सोल्यूट है वो आर्टिकल 17 और 24 है। और जो आर्टिकल ऐसे जो सस्पेंड नहीं होंगे वो कौन से आर्टिकल है? वो हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 और 21 हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20 यही आंसर है, लेकिन बचे हुए ऑप्शन पढ़ो। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 गलत, दूसरा नहीं होगा। तीसरा क्या बोल रहा है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, गलत भैया, ये आर्टिकल 19 है, ये भी हो जाता है सस्पेंड। अगला क्या है भैया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये भी नहीं होगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 20 में हमें क्या रखना था? 3 चीज़ें रखनी थी। पहले तो ये कि स्टेट कांट एनेक्ट अ लॉ दैट गिव इज एक्स पोस्ट फैक्टो दैट गिव इज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा था कि नो डबल जेओपार्डी, दो भैया उसको एक क्राइम की दो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए होती थी। क्या बात बोल रहा था? तीसरी बात ये बोल रहा था कि किसी भी इंडिविजुअल को खुद ही के खिलाफ, मतलब नो इंडिविजुअल शैल बी प्रेशराइज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट इटसेल्फ, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अपने खिलाफ एविडेंस नहीं देगा। अगर मान लो वो दे भी देता है पुलिस कस्टडी में तो फिर उन एविडेंस की कोई मान्यता नहीं होगी। ये बात हमें पता है। आर्टिकल 20 3 बातें बोल रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर नेसेसरी विद इशू ऑफ रिट इन इंडिया। रेट से रिलेटेड कोई बातें हैं वो हम लोगों को देखनी है कि कौन सी बात इसमें से सही है। ये सीडीएस एग्जाम 1 2023 का सवाल है। पहली बात ये बोल रहा है कि देयर शैल बी ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर हैविंग द लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ अ सब्जेक्ट और हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली, यानी कि कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि एक रिट को वापस इशू करने के लिए एक हमारा ट्रिब्यूनल फॉर्म होगा और एक ऑफिसर होगा जो कि क्या करेगा? लीगल अथॉरिटी होगी उसके पास रिट को इशू करने के लिए। और दूसरा हमारा क्वेश्चन का पार्ट ये बोल रहा है कि सच ट्रिब्यूनल ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट जुडिकेशन। ये सी डी एस 1 2023 का सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। मेरी भाषा में थोड़ी एनर्जी लो होगी क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, जैसे हम सही होते हैं वैसे आपको और एनर्जी मिलेगी वीडियो में।
तो यार देखो, हम लोगों को पता है आर्टिकल 32 रेट की बात करता है। आर्टिकल 32 में 3 बातें होती हैं। आर्टिकल 32 क्लॉज 1, आर्टिकल 32 क्लॉज 2, आर्टिकल 32 क्लॉज 3। जो इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है वो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 की बात करी जा रही है। क्या कि कोई भी ट्रिब्यूनल का सेटअप हो सकता है किसी भी पर्सन की रेट को रिस्टोर, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, रेट को रिस्टोर करने के लिए। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 3 ही हमारे रेट से रिलेटेड है। रेट में भी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, यानी कि हमारी ये जो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री और अ माइन और एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि बच्चों को हजार्डियस जगह पर जाने से रोकता है? EPFO APFC 2023 का सवाल है ये। तो हमें सब पता है कि भैया ये आर्टिकल 24 की बात कर रहा है। आर्टिकल 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 जो है वो इस बात को लेकर रिलेटेड है कि भैया फोर्स या फिर बेगार या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह नहीं करनी। और आर्टिकल 24 इस बात से रिलेटेड है कि आर्टिकल की 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी हजार्डियस जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। ये बात हमें क्लियर है। आर्टिकल 24 बात करता है। आर्टिकल 24 कैसा है, हमें याद आना चाहिए कि एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल और केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को गिवन है। तो जो वो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो हो जाएंगे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। अब आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लिव विद डिग्निटी। और आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? पहले ही बता चुके कि बेकार हो गया, फोर्स लेबर हो गया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सबको प्रोहिबिशन की बात करता है। अगला सवाल नंबर 5 ये बोल रहा है राइट ऑफ अ वर्कर टू रिसोर्ट स्ट्राइक, यानी कि राइट ऑफ ये जो राइट टू स्ट्राइक है ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, कॉमन लॉ राइट है या फिर कॉमन लॉ राइट है या फिर इक्विटेबल राइट है? ये भी हमारा EPFO APFC 2023 का सवाल है। तो इसका सही आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हमारा फंडामेंटल राइट है? नहीं, इसका सही आंसर है हमारा स्टैट्यूटरी राइट। देखो यार, अब पहले इन तीनों का चारों का डिफरेंस बताऊं, फिर आपको बताऊं ये स्टैट्यूटरी राइट क्यों है। फंडामेंटल राइट तो आपको पता है कि लीगल राइट होते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिशिएबल होते हैं, बेसिक राइट हैं, असेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए। स्टैट्यूटरी राइट वो राइट्स होते हैं जो कि हमें किसी कानून के द्वारा मिलते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई लेजिस्लेचर कानून बनाता है, लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगा। किसने कानून बनाया? लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है, उसी को हम लोग स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं। कॉमन लॉ राइट क्या बोलते हैं? जब कोई हमारा जुडिशरी कानून बनाता है, जब कोई लॉ जजेस के द्वारा बनाया जाता है, उसी को हम लोग कॉमन लॉ राइट्स बोलते हैं। यानी कि अगर कोई लेजिस्लेचर कानून बनाए तो उसको स्टैट्यूटरी राइट बोलेंगे, अगर जुडिशरी कानून बनाए तो उसको कॉमन लॉ राइट बोलेंगे। और इक्विटेबल राइट कौन से होते हैं? तो इक्विटेबल राइट वो बात करते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लेना, इधर जगह नहीं है, वरना मैं लिख देता। चलो अगली वीडियो से मैं लिखने की कोशिश भी करूँगा। जितनी एक्स्ट्रा बातें लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वो फटाफट लिख दूंगा। इससे कुछ नहीं, हमारा चैप्टर जो है वो फटाफट रिकैप हो रहा है। ये चैप्टर को समरी या फिर चैप्टर का जो क्विक बोलते हैं ना हम लोग, वो एक रिवीजन करने का तरीका है कि मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टैट्यूटरी राइट वो राइट्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनते हैं। और फिर कॉमन लॉ राइट वो होते हैं जो कि जुडिशरी के लॉ के द्वारा बनते हैं, जुडिशरी द्वारा बनते हैं। और इक्विटेबल राइट वो होते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस की बात करते हैं। अब राइट टू स्ट्राइक का स्टैट्यूटरी राइट क्यों आंसर है? फंडामेंटल राइट तो हमें समझ में आ गया क्यों नहीं है। फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं है इसका आंसर क्योंकि CPM वर्सेस भरत कुमार परिजा में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि बंद इज इलीगल एज इट कंटेन एलिमेंट ऑफ कोहर्शन, यानी कि एलिमेंट ऑफ फोर्स। अब एलिमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर आप कोई भी चीज़ को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते हो, यानी कि राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट होने से रहा। स्टैट्यूटरी राइट इसलिए है क्योंकि एक कानून आया था, उस कानून को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या था नाम? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। 1947 में ये कानून आया था। उस कानून में ये बात लिखी गई थी कि सर्टेन कंडीशन के अंदर जो वर्कर्स हैं हमारे, वो स्ट्राइक पर जा सकते हैं। अब हमें समझ में आया कि भैया ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट क्यों है। और ये पार्लियामेंट ने बनाया था इसलिए स्टैट्यूटरी राइट है। अगर जुडिशरी बनाता तो कॉमन राइट होता। ठीक है यार। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 24 क्लॉज ए से जोड़ा गया। ये CDS एग्जाम 2022 का सवाल है। 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84 या फिर 85, 86, तो सबको पता है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया है, जो कि एक हमारा DPSP भी है। आर्टिकल 45 में आता था कि 6 से 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, जो कि हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है। 2002 में जोड़ी गई थी बात। ठीक है, और ये हमारी वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी भी थी।
अब आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मान लो ये बात स्पेसिफिक एग्ज़ाम इसका स्पेसिफिक आंसर मुझे नहीं पता होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती इसका सही आंसर निकालने में, क्योंकि आप यूपीएससी के अगर ऑप्शंस देखोगे तो बहुत पास पास खेल रहा है। अगर मान लो मुझे केवल ये इसका आंसर याद होता कि 80 के आसपास इसका कुछ था, मैंने पढ़ा था, तो इसका आंसर लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। सही आंसर इसका क्या था, इसका मतलब आपको जो नॉलेज होनी चाहिए वो एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए, पिन पॉइंट होनी चाहिए। इसके साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या फिर 85 या फिर 83 किससे रिलेटेड थे। अच्छा, एक थोड़ी हिंट दूँ, एक इनमें से ऐसा आर्टिकल है जो कि 1971 में जो सेंसस आई थी उसके तहत सीटों को उसने फिक्स कर दिया था लोकसभा में। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार में, क्योंकि इस बार कास्ट सेंसस होगी तो फिर इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा ऐसा था अमेंडमेंट है जिसने 2002 तक की जितनी भी सीटें थी उनको फिक्स कर दिया था। आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि कौन सी रेट है जिसमें से इसका मतलब ये होता है कि यू में हैव द बॉडी, यानी कि टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ये CDS एग्जाम 1 2022 का सवाल है। हेवियस कॉर्पस ये बात करता है कि टू हैव द बॉडी बिफोर द कोर्ट या फिर मैंडेमस या फिर सर्शियरी क्यू वांट टू, तो इसका सही आंसर होगा हेवियस कॉर्पस बात करता है भैया कोर्ट के सामने पेश करो। देखो हैवियस कॉर्पस हम लोगों ने पढ़ा था, तो हैवियस कॉर्पस में हम लोगों ने एक बात देखी थी, टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, यानी कि बॉडी को कोर्ट के सामने पेश करो। अब वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट बॉडी हो या पब्लिक बॉडी हो, किसी की भी बात हो सकती है। अब मैंडेमस किसकी बात कर रहा था, वी कमांड यानी कि ऑर्डर की बात कर रहा था। मैंडेमस मैंने 5 तरह की रेट बताई थी आपको, पहले हमारा बता रहा था टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, दूसरी बात कर रहा था कमांड की, वो कौन हो जाएगा हमारा मैंडेमस। मैंडेमस कमांड की बात कर रहा था, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या था, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, इसके एक्सेप्शन थे। फिर सर्शियरी क्या था, प्रोहिबिशन, एक ऐसा हमारा रेट था जो ये बात कर रहा था हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ इशू करेंगे जिससे कि लोअर कोर्ट कोई भी डिसीजन अपने जुरिडिक्शन में ले। डिटेल वीडियो में बताया है मैंने। तो सर्शियरी क्या बता रहा था कि अगर लोअर कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो उसके जुडिक्शन से बाहर है तो उसके डिसीजन को क्या कर सकते हैं, क्वाइश कर सकते हैं, उसके डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकते हैं, उसके डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। ये सर्शियरी बात कर रहा था। और क्यू वारंटो क्या था, टू प्रेजेंट द बॉडी। क्यू वारंटो ये बता रहा था हमें कि भाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप उस जो चेयर पे बैठे हो, क्या आप उस अथॉरिटी की उस चेयर के काबिल हो कि नहीं हो, आपको अपनी काबिलियत को शो करना था, वो हमारा क्यू वारंट। तो क्यू वारंटो हमें क्या बता रहा था, क्यू वारंटो हमें ये बता रहा था फेयर एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो बंदा उस पोस्ट पर बैठा है वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है, कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। क्यू वारंटो सीधी सीधी ये बात कर रहा था। आज की वीडियो में हम लोगों ने और क्वेश्चन देख लिए, अगली आने वाली वीडियो में हम लोग और इसके क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन, जय हिंद जय भारत।